So first of all, we will start with basic definition of teaching. So if you will ask, will be there any question on basic definition, then I will say obviously no. Direct definition पे क्वेश्चन नहीं होगा. अगर आप देखोगे तो घूम के अल्टीमेटली क्वेश्चन ये होगा लाइक टीचिंग का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सब. सो हम बेसिकली जब भी स्टार्ट करेंगे तो टीचिंग क्या है, टीचिंग हम क्यों करते हैं, टीचिंग का बेसिक रोल क्या रहता है. ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. सो जस्ट 1 सेकेंड. स्क्रीन प्रॉपरली विजिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ जी. So basically teaching, whenever you will talk about teaching, what is basic principle, what is basic objective of your teaching? So you will say there is a teacher and that teacher is more experienced, that teacher have more knowledge, टीचर के पास एक्सपीरियंस भी ज्यादा है, नॉलेज भी ज्यादा है. तो उस टीचर को क्या करना है, बेसिकली दैट टीचर जस्ट हैव टू गिव दैट, प्रोवाइड all his experience and all his knowledge to his or her students. क्या करना है टीचर को, अपनी बेसिक नॉलेज, अपना बेसिक एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराना है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास में. ठीक है, अब क्यों कर रहा है ऐसा टीचर, बेसिक ऑब्जेक्टिव हम ऐसा क्या कर रहे हैं, हम अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस स्टूडेंट को प्रोवाइड करा रहे हैं. नाउ व्हाट, व्हाई? सो दैट a teacher can change basic behavior of student. टीचिंग की बेसिक डेफिनेशन में जहां भी ये टर्म होगा, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि टीचर बेसिकली क्या करना चाहता है, टीचर स्टूडेंट के बिहेवियर को चेंज करना चाहता है, एंड ऑलवेज इन पॉजिटिव सेंस. सिर्फ नेगेटिव सेंस में नहीं, पॉजिटिव सेंस में. अगर ये पॉजिटिव सेंस में नहीं भी लिखा हुआ ऑप्शंस में, इट इज ऑब्वियस. ठीक है, अगर लिखा हुआ है तो आप ज्यादा प्रेफर उसे करोगे, अगर नहीं लिखा तो इसे ऑब्वियसली मानोगे कि टीचर स्टूडेंट के बिहेवियर को एक पॉजिटिव सेंस में चेंज करना चाहता है. उसके अलावा क्या करना चाहता है, स्टूडेंट को मोर मैच्योर करना चाहता है. सो बिफोर टीचिंग और आफ्टर टीचिंग में बेसिक डिफरेंस क्या रहेगा, टीचिंग से पहले स्टूडेंट उतना ज्यादा मेच्योर नहीं होगा, उसका बिहेवियर उतना ज्यादा मेच्योर नहीं होगा जितना बाद में होगा. So whenever you will talk about teaching, you will say teaching is a purposeful direction. Whenever there will be teaching, there will be any purpose. Without purpose, you will say it's not teaching. देखो, बिना पर्पस के, सपोज करो आई एम सिटिंग इन अ ग्रुप एंड आई एम जस्ट डूइंग चिट चैट काइंड ऑफ थिंग. हो सकता है उस चिट चैट काइंड ऑफ थिंग में मैं किसी को कोई टॉपिक समझा दूं, लेकिन क्या वो टीचिंग होगी क्या? सपोज करो हम 5 लोग लाइक टी के लिए गए, टी ब्रेक के लिए. ठीक है, उन 5 लोगों में ऐसे जनरली किसी टॉपिक पे डिस्कशन स्टार्ट हो गया, इसमें से इस एक पर्सन ने इन 4 लोगों को एक टॉपिक समझा दिया, मान लो ओजोन लेयर डिप्लीशन समझा दिया, बट वो टीचिंग नहीं है जनरली आप देखोगे, क्योंकि वो एक पर्पसफुल टीचिंग, एग्जैक्ट डेफिनेशन में कहोगे टीचिंग इज अ पर्पसफुल डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग प्रोसेस. एग्जैक्ट टीचिंग में आप कहोगे कि आप टीचर हो, आप क्या करना चाहते हो, एक पर्पस के साथ स्टूडेंट्स को मैनेज करके टीच करना चाहते हो, सिखाना चाहते हो. उसके बाद why you are doing teaching, with the help of teaching there will be a permanent change in बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट. ये परमानेंट चेंज आएगा. परमानेंट चेंज किस सेंस में आएगा, पहली चीज, सपोज करो अभी आप नेट जेआरएफ के लिए पढ़ रहे हो. ठीक है, इस नेट जेआरएफ की लाइक 6 महीने की ड्यूरेशन में आप जो सब सीखोगे उससे आपकी लाइफ में एक चेंज आएगा. लाइक पहले मान लो आपको फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में बेसिक नॉलेज नहीं है, इसको पढ़ने के बाद आपको फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में बेसिक डेफिनेशन क्या है, क्या कोज है, बेसिक केमिस्ट्री क्या है, वो सब क्लियर होगा. वो सब सीखने के बाद सेकेंड थिंग, आपके बिहेवियर में एक, क्योंकि नाउ यू नो ईच एंड एवरीथिंग, तो आपके बिहेवियर में एक मेच्योरिटी आएगी और ये सब चीजें परमानेंट रहती हैं. सो क्या कहोगे आप, दैट टीचिंग क्या है, टीचिंग इज अ परमानेंट चेंज एंड दिस परमानेंट चेंज इज गेन थ्रू
When you will gain this permanent change, when you are engaged in the process of learning, teaching learning process. Whenever you will listen this thing na, teaching, this is basically incomplete. It will complete when you will say teaching learning process. Kabhi bhi, ever, never in your life you can say that teaching is completed without learning. अगर मैंने आपको आज के सेशन में 1 घंटा पढ़ाया और आपको कुछ समझ नहीं आया, तो my teaching is not worth. उसको टीचिंग नहीं कहा जाएगा. उस टीचिंग को एम क्या है? स्टूडेंट्स को लर्न कराना, स्टूडेंट्स को गेन कराना. जब तक स्टूडेंट ने वो गेन नहीं किया, तब तक टीचिंग को आप प्रॉपरली टीचिंग नहीं कहोगे. सो टीचिंग, आप अगर आपको इफेक्टिव टीचिंग की बात है, यू विल से teaching will be effective or teaching will be said done, that you are doing teaching whenever student will get your point, when student will understand. And after understanding, okay, now suppose I am teaching you and you are understanding, you are learning, but after then what I have to do? I have to evaluate. Without evaluation also teaching is not complete, until and unless, suppose now you, after reading 1 week, you know basic thing, basic concept, but until and unless there will be no test, I can't say who is performing good or who is not performing good. That can you apply your concept to the questions or can't you? So for this what will be there? There will be evaluation. तो क्या है, पहले आपकी अंडरस्टैंडिंग देखी जाएगी, फिर आपका इवैल्यूएशन देखा जाएगा कि आप अच्छे से अपने कंसेप्ट को अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे. ये सब करने की जो प्रोसेस रहेगी, टीचिंग हमेशा सिस्टमेटिक होती है. ठीक है, तो अब हम बेसिकली हमने ये बेसिक डेफिनेशन की बात की है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल से मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इफेक्टिव टीचिंग इज लर्निंग. विदाउट लर्निंग यू विल से टीचिंग इज नॉट कंप्लीट. नाउ व्हाई देयर इज लाइक कंसेप्ट ऑफ टीचिंग? बिकॉज द प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ एनी नेशन, किसी भी नेशन की बात करोगे, उसकी प्रोग्रेस, उसकी प्रोस्पेरिटी डिपेंड करेगी उसके ह्यूमन रिसोर्सेज के, कि ह्यूमन रिसोर्स कितने अच्छे हैं, वो कितने अच्छे से डेवलप हैं. तो ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए वी मस्ट रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंट टीचर्स. ठीक है. देन टीचिंग एप्टीट्यूड में बेसिकली आपको अपने कैंडिडेट्स को, यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स को भी कह सकते हो, स्लैश में लर्नर्स को भी कह सकते हो. क्या करना है? उसको आपको चेक करना है, उसको इवैल्यूएट करना है कि क्या वो, देखो हम यहाँ पे अगर बेसिक बात करें, यहाँ पे क्या है ये बात, अभी हम पढ़ रहे हैं नेट जेआरएफ के लिए. व्हाई दिस टॉपिक टीचिंग एप्टीट्यूड इज इन आवर सिलेबस? टीचिंग एप्टीट्यूड हमारे सिलेबस में क्यों है? हमें तो नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन करनी है, नेट क्वालिफाई करना है, जेआरएफ क्वालिफाई करना है. एनवायरमेंट साइंस में why we are studying this? What is teaching? What is basic aim of teaching? What are level of teaching? Why? Because after qualifying our net JRF examination, what we are going to do? We want to go in teaching profession. So to check that whether we are capable, whether we have basic knowledge and basic skills of teaching. देखो, there are always two things. क्या होता है, कोई पर्सन ऐसा होता है जिसको अपने टॉपिक की, कोई भी बेसिक टॉपिक की बात करें, ये एक्स टॉपिक है, तो ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन को इस एक्स टॉपिक की 100% नॉलेज हो, लेकिन उसके बाद क्या वो उस 100% नॉलेज को स्टूडेंट को प्रोवाइड करवा सकता है या नहीं करवा सकता? दिस इज बेसिक स्किल ऑफ टीचिंग. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको टॉपिक आता है लेकिन वो अपने बच्चों को समझा नहीं पाते, तो दैट टीचर इज नॉट अ गुड टीचर. तो ये चीज चेक करने के लिए ये आपके सिलेबस में है, that person who want to enter teaching profession that has basic knowledge or skill about that profession or not. नहीं है तो सीख जाए. So कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें टीचिंग की एक बेसिक इनहेरेंट कैपेबिलिटी होती है. ठीक है. So why this is in our syllabus, teaching aptitude, so that you can become a successful teacher in your life. So it include qualification, intelligence, attitude and many other qualities expected from a person who want to become a सक्सेसफुल टीचर. इसलिए आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाया जा रहा है. नेक्स्ट, इट्स डेफिनेशन यू विल से टीचिंग एक पर्पसफुल डायरेक्शन है, मैनेजमेंट है लर्निंग प्रोसेस की. देन यू विल से टीचिंग क्या है? टीचिंग प्रोसेस है अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने की स्टूडेंट्स को. क्यों? ताकि वो परमानेंट चेंज अपनी लाइफ में प्रोड्यूस कर सकें. ये परमानेंट चेंज कैसे आएगा? जब वो
लाइक अंगेज रहेंगे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, जब वो उन एक्सपीरियंसेस को सीखते रहेंगे जो टीचर सिखा रहे हैं। फिर ये एक स्किलफुल एप्लीकेशन है नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल की, जिसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, एक ऐसा एनवायरनमेंट सेटअप करना जिससे लर्निंग फैसिलिटेट हो सके, जिससे मैक्सिमम लर्निंग हो सके, ऐसा करने के लिए स्किलफुल एप्लीकेशन। देन इट इज अ प्लान्ड एक्टिविटी, जब आपको पढ़ाना स्टार्ट किया जाता है तो टीचर के पास बेसिक प्लान होता है, लाइक एट प्रेजेंट आई हैव अ प्लान दैट आई हैव 6 months, इन दैट 6 months I have to complete my syllabus at least one time, then one time I have to revise your syllabus, or one more time I have to revise, I have to complete your old previous year questions. These all are my plan. So with that plan, I will take your test or I will not take. So I will always start teaching with a planned activity. So you will say it is a planned activity, and always effective teaching depend on two things. फर्स्ट थिंग, जो चीज आपने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाई, आपके स्टूडेंट्स को कितना समझ आया। आप एक टीचर हो, ठीक है, आप एक टॉपिक समझा रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अब आप एक एक्सपेक्ट करोगे ना कि मेरी बताई हुई बात इतने % स्टूडेंट्स को समझ आए। तो पहली चीज टीचिंग में क्या होती है, कितना अंडरस्टैंड हुआ। दूसरी चीज, कितना अच्छे से आपने टेस्ट किया, कितने अच्छे से आपने मेजर किया कि स्टूडेंट्स ने क्या सीखा। तो ये सब प्लान एक्टिविटी है जो एक टीचर करते हैं। सो हाउ क्लियरली द स्टूडेंट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू लर्न, हाउ एक्यूरेटली देयर लर्निंग कैन बी मेजर्ड, दीज टू आर फैक्टर्स ऑन विच टीचिंग विल डिपेंड। नेक्स्ट इज टीचिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमेशा, आप अगर जनरली बात करोगे, देयर विल बी 3 वेरिएबल, टीचर, स्टूडेंट and then a intermediate variable. Here you can say intermediate variable में आएगा syllabus, curriculum, मेथड्स, जैसे अभी मैं स्लाइड की हेल्प से पढ़ा रही हूँ, हो सकता है मैं बुक की हेल्प से पढ़ाऊं, हो सकता है मैं आपको प्रोजेक्टर की हेल्प से पढ़ाऊं, ग्लोब की हेल्प से पढ़ाऊं। दीज ऑल आर इंटरवेनिंग वेरिएबल। इन सबको यूज करते हुए एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ाना ताकि हमारे प्री डिटरमाइंड गोल्स अचीव हो सके। दिस इज ऑल अबाउट टीचिंग। नेक्स्ट इज टीचिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो इन्फ्लुएंस करती है अ चाइल्ड टू लर्न एंड एक्वायर डिजायर्ड नॉलेज एंड स्किल्स एंड also their desired way of living in the society, की जो एक बेसिक डिजायर्ड वे है, हम बीइंग अ टीचर अपने स्टूडेंट्स को वो सब सिखा सके। नेक्स्ट, मोस्ट हो सकता है डेफिनेशन से कोई भी क्वेश्चन ना आए, जनरल डेफिनेशन पे स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं रहता कि लाइक टीचिंग तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक लर्निंग नहीं हुई, इस टाइप का। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक से एक क्वेश्चन आ ही जाता है और इसका मैक्सिमम चांसेस रहते हैं यहाँ से आने के, जो हम अभी पढ़ेंगे। लेवल ऑफ टीचिंग, लेवल ऑफ टीचिंग से 90% चांस है क्वेश्चन आता ही आता है। सो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लर्निंग में फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल से टीचिंग हैज डिफरेंट लेवल। अब ये जो डिफरेंट लेवल हैं इनको डिस्कस करेंगे। यू विल से देयर आर 3 लेवल ऑफ टीचिंग। Just give me 1 second so that I can go to a blank slide. 1 second just. So क्या कहोगे आप, टीचिंग के हैं 3 लेवल, प्राइमरी, अंडरस्टैंडिंग and reflective. There are 3 level of teaching. So first of all memory level. Memory level में हम क्या कहते हैं, memory level को आप pedagogical approach भी कहते हो। and understanding को अगर आप बात करो अभी pedagogical, pedagogical टर्म कहाँ से आई, what do you mean by pedagogical? pedagogy means and आपका जो है conventional, peda plus goji, 2 टर्म है यहाँ, पैडा प्लस गोजी। सो बेसिक टीचिंग जो है ना वो है ये। सो जब भी आप बात करोगे मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का, तो सबसे पहली चीज आएगी कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग किसने दी, देन अंडरस्टैंडिंग किसने दी, एंड आपकी रिफ्लेक्टिव किसने दी। सो आप मेमोरी में क्या कहोगे कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का कंसेप्ट किन्होंने दिया था, मेन कंपोनेंट कौन थे, हर्बार्ट। ठीक है, मेमोरी लेवल इज ऑलवेज इनिशियल स्टेज ऑफ टीचिंग। जब आप नर्सरी क्लास में, प्री नर्सरी क्लास में स्कूल में जाना स्टार्ट किया था, तो वो आपकी क्या थी, बिल्कुल इनिशियल स्टेज थी टीचिंग की। उस टाइम पे हमें क्या सिखाया जाता था, हमें जस्ट रॉट लर्निंग, हमें जस्ट रट्टा मारने के लिए कहा जाता था, जस्ट रॉट लर्निंग।
किया है ना हम सब ने, A4 एप्पल, ABCDEF, इसमें क्या समझा, वी जस्ट मेमोराइज द कंसेप्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उस टाइम पे ना हम उस फेज में थे, ना हम उस स्टेज में थे कि हमें कंसेप्ट समझ आता, हमें जस्ट पॉइंट्स हमने क्रैम की, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वो सब क्या था, वो सब क्रैमिंग थी, दोज ऑल थिंग्स वर जस्ट रोट लर्निंग। ठीक है, उस टाइम पे हम 100% रट्टा मारते हैं, रोट लर्निंग करते हैं। किस चीज की रोट लर्निंग करते हैं, फैक्ट्स की, मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट। मान लो आपने काउंटिंग लर्न की, ABCD लर्न की, वो सब फैक्ट है, लेकिन आप उन सब की जस्ट मेमोराइजेशन कर रहे हो। आपके पास बहुत सारी फैक्ट होंगे, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी, यू जस्ट क्रैम दोज ऑल थिंग्स। देन मेमोरी लेवल में एक चीज जो सबसे ज्यादा होती है वो है स्टिमुलस रिस्पॉन्स। स्टिमुलस रिस्पॉन्स क्या है, देखो सपोज मैं अभी बैठी हूँ, बाय चांसली मेरे आसपास कोई शार्प थिंग हो और मुझे कट लग जाए, सपोज ऐसे बात करते करते, तो सडनली मेरा हाथ रिफ्लेक्शन देगा कि मेरा हाथ पीछे जाएगा, ऐसा तो नहीं है। मान लो कोई पेन चुभ जाए तो आप, ऐसा तो नहीं है वही हाथ रखोगे, एक सेकेंड में आपका ब्रेन आपको कहेगा कि मुझे आप ऐसे नहीं कि आपको 1 2 4 मिनट लगेंगे, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड लगेगा, आप अपना हाथ हटा लोगे। तो क्या है, वो आपके ब्रेन से स्टिमुलस आया कि अरे इट्स डेंजरस एंड आई हैव टू डू इट, तो आपने रिस्पॉन्ड क्या है कि आप अपना हाथ हटा लोगे। तो ऐसे ही मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में क्या होगा, स्टिमुलस रिस्पॉन्स। वेन एवर देर विल बी अ क्वेश्चन, लाइक अ टीचर विल आस्क दैट Z4 या 2 into 5, you will quickly give the response 10. सो ये जो मेमोरी लेवल में होता है, आपने क्या कहा, हमेशा एक स्टिमुलस रिस्पॉन्स होगा। हमसे जैसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है ना उस फेज में, लाइक हमसे टीचर ऐसे 5 4 था, तो हम 1 सेकेंड में रिप्लाई करते हैं, तो ये क्या है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स की हमसे जैसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा हम आंसर देंगे। अब यहाँ पे आपका मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आती है वो क्या है, आपको बार बार लर्न करने के लिए कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपको, दैट लाइक कहा जाता था ना कि ये आपके 5 का टेबल है, इसको 10 बार लिखो। क्यों कहते थे, या ये 2 का टेबल है, इसको 20 बार लिखो। बचपन में होती थी ये सब चीजें, वाई, वे पेजेस वेस्ट कराने के लिए नहीं, ताकि आप जिस चीज को बार 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 करोगे, रेपिटेडली करोगे, तो वो क्या होगा आपको, यू विल रिटेन दीज ऑल थिंग्स एंड यू विल एबल टू रिप्रोड्यूस व्हेन एवर रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर हमने उस टाइम पे टेबल इतने अच्छे से क्रैम किए थे, तभी तो आज तक भी हमसे कोई एकदम से पूछता है तो हमें टेबल्स आते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि गुड मेमोरी के लिए, अगर आप चाहते हो आपको कंसेप्ट अच्छे से याद रहे, आपको क्या करना है, रिपीटेड टाइम लर्न करना है, रिपीडिटी इन लर्निंग, while you are repeating the things so that you can retain the concepts। जो भी आपने रट्टा मारा है उन कंसेप्ट को रिटेन कर सको एंड रिकॉल कर सको। रिकॉल कब करना है, जब भी करना, जब भी आपका मन करे। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप उसका क्विकली एंड करेक्टली आंसर दे सको। सो व्हाट यू विल से, that ability to bring desirable content या desirable answer whenever required। So these all are memory level of teaching। अगर basically कहूँ तो memory level में सबसे पहला level है, सबसे छोटा level है, initial teaching है। जब भी memory की बात आएगी ये याद कर लेना कि जो हमने क्लास 0 से लेके क्लास 4 5 तक किया है, क्या किया है, जस्ट क्रैम किया है, रट्टा मारा है, टेबल्स पढ़ी हैं, कलर सीखे हैं, कलर नेम, ये सब क्या था, ये सब मेमोरी क्रैमिंग थी, रोट लर्निंग थी। मेमोरी लेवल में हम ये 100% मानते हैं कि, मानते क्या, इतना ही पता होता है कि जो टीचर कह रहा है वो सब सही है, उस अकॉर्डिंग हमें वी जस्ट हैव टू क्रैम, दैट्स इट। सेकंड है अंडरस्टैंडिंग। हम नाम से ही क्लियर है हियर व्हाट आई एम सेइंग, दैट स्टूडेंट्स क्रैम करने के अलावा अंडरस्टैंड भी करेंगे। ठीक है, तो पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट वाज गिवन बाय मॉरिसन। ये जो इसके प्रोपोनेंट है ना, अभी थोड़ा टाइम पहले एक उत्तराखंड कमीशन का पेपर हुआ था, हमारे लिए तो नहीं था, वो एनवायरमेंट साइंस की वैकेंसी नहीं थी, अदर सब्जेक्ट्स की थी। तो वहां पे ये आया हुआ था that understanding level of teaching was given by। so ये छोटे छोटे कंसेप्ट कहीं भी पेपर में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आप, और हमारे पेपर में तो आ ही जाता है। तो पहली चीज क्या कहोगे, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग वाज गिवन बाय मॉरिसन। उस टाइम पे जब हम
एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, ये पढ़ना है, ये तो याद भी नहीं होता क्योंकि सिलेबस ही इतना होता है। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग में वी हैव टू मेमोराइज द कंसेप्ट प्लस अंडरस्टैंड, इनसाइड लर्निंग करनी है। तो दो चीजें हैं, मेमोराइजिंग एंड बिफोर मेमोराइजिंग। क्रैम तो यहाँ भी करेंगे हम। देखो जब आप आज तक भी आप पढ़ रहे हो, आप चीजों को मेमोराइज करते हो, लेकिन मेमोराइजिंग से पहले क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, जो भी आपके प्रिंसिपल एंड फैक्ट हैं, ये इसका कीवर्ड है, प्रिंसिपल एंड फैक्ट्स, उन सबको अंडरस्टैंड करना। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग से स्टूडेंट का इंटेलेक्चुअल बिहेवियर डेवलप होता है। टाइप व्हाट इज इंटेलेक्चुअल बिहेवियर, जल्दी करो। मैंने कहा कि अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग से स्टूडेंट का इंटेलेक्चुअल बिहेवियर डेवलप होता है। क्या है इंटेलेक्चुअल? जल्दी बताओ। टू वे कम्युनिकेशन नहीं बच्चे, इंटेलेक्चुअल में टू वे कब से आने लगा? अंडरस्टैंडिंग लेवल से स्टूडेंट का इंटेलेक्चुअल बिहेवियर डेवलप होता है। अब इंटेलेक्चुअल का बेसिक मतलब क्या है? इंटेलेक्चुअल बिहेवियर मतलब आपकी कैपेसिटी किसी भी चीज को लॉजिकल वे में समझने की, सोचने की क्षमता, दैट इज इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी। आपकी जो ऐसा होता है ना, लाइक आप कहो कि ब्रेन रिलेटेड कैपेबिलिटी बढ़ना। ठीक है, ये कह सकते हो डीपली थिंकिंग की कैपेबिलिटी बढ़ना। ठीक है, या आप ये कह सकते हो बेसिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ना। ये सब क्या है? ये सब इंटेलेक्चुअल बिहेवियर डेवलपमेंट है। तो आपकी जब भी आप देखो, वहां मेमोरी में कुछ भी इंटेलेक्चुअल बिहेवियर डेवलपमेंट नहीं थी, लेकिन यहाँ पे आपकी इंटेलेक्चुअल बिहेवियर डेवलपमेंट करना ही मेन रोल है। डन। ठीक है, उसके बाद आया रिफ्लेक्टिव। अब रिफ्लेक्टिव हाईएस्ट लेवल है। अगर आप बात करोगे हिरार्की की, तो मेमोरी स्मॉलेस्ट है, मेमोरी के बाद अंडरस्टैंडिंग होती है, अंडरस्टैंडिंग के बाद रिफ्लेक्टिव होती है। ठीक है, अब रिफ्लेक्टिव लेवल का किसने दिया था? मेनली हंट ने दिया था। मेन प्रोपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज योर हंट। सेकेंड थिंग, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है। इसमें आपका दोनों मेमोरी प्लस अंडरस्टैंडिंग दोनों चाहिए। मतलब मेमोराइजिंग चाहिए, कंसेप्ट को क्रैम करना पड़ता है, उसके बाद अंडरस्टैंड करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली स्टूडेंट को अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, सॉल्व द प्रॉब्लम। अभी एक स्टूडेंट ने मैसेज टाइप किया कि क्या मैम, यहाँ पे आपने कहा नर्सरी क्लास। देखो बच्चे, अगर आप बेसिकली यहाँ एज वाइज नहीं कहोगे, आप जनरली अगर इन तीनों को डिवाइड करना चाहो, तो आप जब क्लास प्री नर्सरी से लेके या प्ले वे से लेके फोर्थ फिफ्थ तक, जब तक आपने सिर्फ क्रैमिंग की थी, तब तक आप यहाँ थे। फिर आपने जब सिक्स सेवन्थ से थोड़ा अंडरस्टैंड करना स्टार्ट किया, उस एज से लेके आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की एज तक आपने क्या किया, क्रैम किया, प्लस आपने क्या किया, अंडरस्टैंड किया। वो आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग थी। रिफ्लेक्टिव में जब आप पीएचडी में आए, यू हैव टू फाइंड आउट अ प्रॉब्लम एंड यू हैव टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका रिफ्लेक्टिव है। अब आप कहो क्या मैम ये एज से रिलेटेड है? अब मैं कहूँ कि बेटा एक 30 ईयर का स्टूडेंट नर्सरी क्लास में तो नहीं होगा, हो सकता है वो पोस्ट ग्रेजुएशन तक लेट हो जाए। तो यहाँ एज नहीं का मैटर कर रही है, आपको कंसेप्ट देखना है। ये आप 30 ईयर में कोई भी स्टूडेंट फोर्थ फिफ्थ में तो नहीं होगा ना बेसिकली। ये हो सकता है कि वो पीएचडी में थोड़ा लेट एडमिशन ले ले। कोई स्टूडेंट पीएचडी में मान लो हो सकता है लाइक 24 की एज में एडमिशन ले ले, उससे पहले तो नहीं ले पाएगा। मैं कहूँ दैट एक स्टूडेंट 18 ईयर का है और वो पीएचडी में है, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग कर रहा है, तो इज इट फिजिबल? ये तो फिजिबल ही नहीं है। ठीक है, रिफ्लेक्टिव लेवल में जो मेन रोल रहता है वो हमेशा स्टूडेंट का रहता है। ठीक है, स्टूडेंट हैव टू डिसाइड व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड वेयर टू डू, वो सब स्टूडेंट करता है। देखो अब रोल की बात करोगे आप जब भी, मेमोरी लेवल में मेन रोल किसका है? टीचर का। अंडरस्टैंडिंग में आपका टीचर प्लस स्टूडेंट दोनों का 50-50 रोल है।
रिफ्लेक्टिव लेवल में मेन प्राइमरी रोल है स्टूडेंट का। टीचर का क्या रोल है, आपके गाइड, आपके मेंटर का क्या रोल होता है, जस्ट टू प्रोवाइड गाइडेंस, दैट्स इट। तो आई थिंक मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव सबको क्लियर हो गया होगा। फिर भी स्टिल कोई डाउट रह जाए तो नोट डाउन कर लो, डाउट सेशन में पूछ लेना, ठीक है। So we were there. Level of teaching. First level of teaching is memory level of teaching. Its main proponent was Herbart. Its initial stage of teaching, rote learning. Good memory include rapidity in learning. We have to do repeated learning. Then stability of retention, rapidity in recalling, and ability to bring only desirable content to conscious level. ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ. It is basically a stimulus response. ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. There are three major aspects: learning of material, retention of material, and reproduction of material as and when required. जैसे ही क्वेश्चन पूछा जाए मैं उसका जवाब दे सकूं. फर्स्ट एंड थॉटलेस लेवल ऑफ टीचिंग है. यहाँ पे कभी भी स्टूडेंट सोचता नहीं है, चिंतन मंथन नहीं करता. टीचर ने कह दिया 2 into 3 सपोज 9, तो आप ये नहीं कहोगे कि नहीं 9 नहीं है 6 है, क्योंकि हमें आता ही नहीं उस टाइम पे. whatever teacher is saying that is correct for us. So it's 100% thoughtless level. लोवेस्ट लेवल है टीचर सेंट्रिक है. अभी अभी मैंने ये बताया. इवैल्यूएशन, जब बच्चे थे ओरल एग्जाम, रिटन एग्जाम एंड ऐसे टाइप एग्जामिनेशन होता है. नेक्स्ट इज योर अंडरस्टैंडिंग लेवल. मेन कंपोनेंट मॉरिसन थे. मेमोरी प्लस इंसाइट एज इट गोज बियॉन्ड जस्ट मेमोराइजिंग द फैक्ट. अब आप थोड़े से मेच्योर हो जाते हो जब आप अंडरस्टैंडिंग लेवल पर आते हो. आप कंसेप्ट को मेमोराइज करने के साथ साथ सीखने लगते हो. यहाँ पे मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट पे फोकस रहता है. यहाँ प्यूपिल लिख लो, स्टूडेंट लिख लो, लर्नर लिख लो. उसको क्या होता है, अंडरस्टैंड करता है, जनरलाइज करता है प्रिंसिपल फैक्ट को, और कुछ एक एप्लीकेशन पार्ट भी आ जाता है. जैसे प्रैक्टिकल आ जाते हैं ना जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं. 5th क्लास के स्टूडेंट लैब में नहीं जाते, लेकिन 8th 9th 10th 11th 12th में तो जाने लगते हो, क्योंकि आप एप्लीकेशन पार्ट पे भी ध्यान देते हो. यहाँ पे क्या है, इट प्रोवाइड मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट टू डेवलप इंटेलेक्चुअल बिहेवियर. ये हम बात कर चुके हैं. द टीचिंग एट दिस लेवल stands at higher level in comparison to that of understanding level. More thoughtful है. Cognitive ability. अब ये cognitive ability क्या है, it's also your mental development. ठीक है. यहाँ पे स्टूडेंट की कॉग्निटिव एबिलिटी, मेंटल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल बिहेवियर, कुछ भी कह लो, वो सब डेवलप होता है. नाउ योर स्टूडेंट आर कैपेबल टू थिंक, प्रेजेंट द फैक्ट इन अ मोर लॉजिकल मैनर, एनालाइज कर सकते हैं उसको और इन्फेरेंस ड्रॉ कर सकते हैं. दे आर एबल टू इवैल्यूएट रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल फैक्ट एंड जो भी है बेसिक, जो भी उन्होंने यहाँ पे सबसे आपका जो कीवर्ड रहेगा जहां भी प्रिंसिपल एंड फैक्ट की बात है. देखो कई बार क्या होता है, हमारे कुछ ऐसे मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस होते हैं, तो उनके लिए प्रिंसिपल एंड फैक्ट इज द कीवर्ड फॉर योर अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग. Then reflective level was given by Hunt. Highest and most practical level है टीचिंग का. जब आप रिफ्लेक्टिव लेवल पे आ जाते हो तो स्टूडेंट्स से सोसाइटी एक्सपेक्ट करने लगती है कि आज तक आपने जो भी लाइफ में मेमोराइज किया है, जो भी अंडरस्टैंड किया है, आप उसको क्या कर सको, अप्लाई कर सको. यहाँ पे आपका 100% एप्लीकेशन पार्ट है. हेयर फ्रॉम अ स्टूडेंट, आवर teachers, our parents, our society will expect that whatever we have learned till today, means till our PhD, till we have completed our post graduation, till that day whatever we have understand we can apply that all things. So यहाँ पे आया इंट्रोस्पेक्टिव लेवल. इंट्रोस्पेक्शन मतलब खुद को अपना चेक करना. तो यहाँ पे आपको क्या है, ये इंट्रोस्पेक्शन लेवल है. तो यहाँ पे क्या करना होता है, स्टूडेंट को डीपली सोचना होता है और ये देखना होता है कि मुझे आज तक क्या आया, मैंने क्या सीखा, मैं उसे कितने अच्छे से अप्लाई कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ. हाईली थॉटफुल है, यूजफुल है. ठीक है. यहाँ पे जो स्टूडेंट है, प्यूपिल है, उसका प्राइमरी प्लेस है, टीचर का सेकेंडरी प्लेस है. बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात. लर्नर कैन अचीव दिस लेवल जब वो मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग लेवल को क्रॉस कर चुका है, जब उसके पास ये सब है, कंसेप्ट को क्रैम कर रखा है, अंडरस्टैंड कर रखा है, तभी तो उसकी एप्लीकेशन कर पाएगा. यहाँ पे क्या है, लर्नर को सॉल्व करनी है रियल प्रॉब्लम सिचुएशन ऑफ द लाइफ. जो भी बेसिक, जैसे सपोज करो किसी पर्सन का पीएचडी का टॉपिक है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट,
तो ये एक क्या है, रियल प्रॉब्लम है जो हम आज के टाइम पे हमारी सोसाइटी फेस कर रही है. वी वांट टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. ये एक एग्जांपल था जस्ट. ठीक है. अब अगर आप बात करोगे तो रिफ्लेक्टिव लेवल में हमारा 100% प्रॉब्लम सेंट्रिक टीचिंग रहती है. सो स्टूडेंट को क्या करना पड़ता है, फेस अ रियल प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन और उसको सॉल्व करना होता है. क्लासरूम एनवायरनमेंट ओपन एंड इंडिपेंडेंट होता है. अकॉर्डिंग टू हिज और हर विश ही और ही कैन डू वर्क. प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, डिफाइन करना है और सॉल्व करना है. यहाँ पे स्टूडेंट ओरिजिनली थिंक करता है, कैपेबिलिटी है उसकी. उसके बाद वो क्या करेगा, बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा. टीचर नीड्स टू बी डेमोक्रेटिक. द नॉलेज इज नॉट एनफोर्स. देखो यहाँ पे टर्म आया डेमोक्रेटिक. डेमोक्रेसी हम कहते हैं हमारा कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है. इसका क्या मतलब है कि देखो जब आप डेमोक्रेसी की बात करते हो कि यहाँ पे टीचर को डेमोक्रेटिक बनना पड़ता है. डेमोक्रेटिक का यहाँ क्या मतलब समझ रहे हो, जल्दी बताओ. व्हाट डू यू मीन हियर बाय डेमोक्रेटिक? क्विकली टाइप. जल्दी टाइप क्या करो, इतनी देर में लगाना. हाँ, डेमोक्रेसी बेसिकली आप अगर बात करते हो तो आप ये कहोगे अकॉर्डिंग टू पीपल विश. Basically, we will say here in democracy, you will say that you have all freedom. You can put your all thoughts. ठीक है, आपके पास 100% राइट्स हैं अपनी बात रखने के, अपना पॉइंट रखने के. तो यहाँ पे टीचर आपको हर तरह से कि आप क्या टॉपिक चूज करना चाहते हो, उस टॉपिक को कैसे किस बेसिक प्रिंसिपल से करना चाहते हो. ठीक है, आप दिन में किस टाइम काम करना चाहते हो, ये सब बीइंग अ स्कॉलर आपकी मर्जी है. जब आप रिफ्लेक्टिव लेवल में आते हो आपको डिसाइड करना है. लेकिन जब आप सपोज करो पोस्ट ग्रेजुएशन तक भी थे तो टीचर बताएगा कि शेड्यूल में उसकी क्लास 9 बजे है तो यू हैव टू कम एट 9 ओनली. अगर आप 9:05 पे भी जाओगे तो हो सकता है वो टीचर आपको एंट्री ना दे. तो यहाँ रिफ्लेक्टिव लेवल में टीचर को डेमोक्रेटिक होना पड़ता है. नॉलेज को ऐसे एनफोर्स नहीं किया जाता. ठीक है, यहाँ पे आपका स्टूडेंट की विश के अकॉर्डिंग होता है. स्टूडेंट एक्टिव हो जाता है, इनोवेटिव हो जाता है, इमेजिनेटिव हो जाता है. स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच है. ऐसे टाइप इवेल्युएशन होती है. एटीट्यूड, बिलीफ एंड इन्वॉल्वमेंट को भी इवेल्युएट किया जाता है. अब अगर हम बेसिकली ओवरऑल बात करें तो दिस इज ऑल अबाउट योर लेवल ऑफ टीचिंग. ये हरबार्ट ने दिया, ये मॉरिसन ने दिया, ये हंट ने दिया. लोवेस्ट है, मिडल है, हाईएस्ट है, थॉटलेस है, थॉटफुल है, मोस्ट थॉटफुल है. मेमोरी प्लस इंसाइट आ जाए या अंडरस्टैंडिंग आ जाए, कुछ भी आ जाए, टेक. यहाँ दोनों का कॉम्बिनेशन है. रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. स्टिमुलस रिस्पॉन्स है, जनरलाइजेशन प्रिंसिपल अंडरस्टैंडिंग है. यहाँ पे प्रॉब्लम सेंट्रिक है. टीचर सेंट्रिक बोथ एंड इट इज स्टूडेंट सेंट्रिक. यहाँ पे हम जस्ट कंसेप्ट को रिटेन करेंगे, रिकॉल करेंगे और लर्न करेंगे. यहाँ पे हमारा इंटेलेक्चुअल बिहेवियर डेवलप होगा, यहाँ हमारी रीजनिंग डेवलप होगी. यहाँ ओरल, रिटन एंड ऐसे टाइप एग्जामिनेशन है, यहाँ ऐसे एंड ऑब्जेक्टिव है एंड इट्स ऐसे टाइप. अब आफ्टर डूइंग दीज ऑल थिंग्स यू हैव टेल. देखो 100% क्रैमिंग पे मत चलना. मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या है कि इंटेलेक्चुअल बिहेवियर of a student is developed more इन तीनों में से कौन से लेवल पे इंटेलेक्चुअल बिहेवियर डेवलप होगा सबसे ज्यादा? क्विकली टाइप द आंसर. वेरी गुड, वेरी गुड. रॉन्ग. देखो ध्यान से. ठीक है, ठीक है, जिसने जो भी दिया कोई बात नहीं. यहाँ पे स्टूडेंट्स को रहता है कि हमने यूएलटी में पढ़ा है इंटेलेक्चुअल बिहेवियर. इंटेलेक्चुअल बिहेवियर कॉग्निटिव डेवलपमेंट की सबसे ज्यादा डेवलपमेंट आरएलटी में होती है. देखो जब हम रीजनिंग मतलब हम अपनी प्रॉब्लम को यहाँ पे आपका इंटेलेक्चुअल बिहेवियर डेवलप होगा, ये 100% करेक्ट है. लेकिन मैक्सिमम इंटेलेक्चुअल बिहेवियर कहाँ डेवलप होगा? जहां पे आप एप्लीकेशन लगा रहे हो. तीनों का अगर आप कंपैरिजन करोगे तो सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल बिहेवियर आरएलटी में हुआ. रीजनिंग के लिए आपको सबसे ज्यादा बुद्धिमत्ता की जरूरत है. ठीक है, यहाँ रीजनिंग लिख लिया इसलिए बच्चों को ऐसा लगने लगता है इंटेलेक्चुअल बिहेवियर की डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो सिर्फ यूएलटी में होती है. बेटा
यहाँ पे मैंने कंसेप्ट को अंडरस्टैंड किया, लेकिन उन कंसेप्ट को अंडरस्टैंडिंग को अप्लाई यहाँ किया, यहाँ पे होने लगता है, लेकिन सबसे ज्यादा डेवलपमेंट आरएलटी में होती है। इज इट क्लियर? सो आंसर फॉर दैट इज आरएलटी ओनली। रीजनिंग के लिए सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल बिहेवियर की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ तक होपफुली सबको समझ आ गया होगा। कुछ डाउट है तो जस्ट नोट डाउन कर लो, थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। सो दिस वर अबाउट जो भी आपने अभी तक पढ़ा, हम यहाँ थे। इससे एक क्वेश्चन मैं तो एक्सपेक्ट करती हूँ 100%। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टीचिंग, दैट टीचिंग हैज डिफरेंट लेवल, 3 लेवल थे हमने पढ़ लिए। सेकेंड थिंग, टीचिंग प्लेस इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। अब इसका क्या मतलब है कि टीचिंग हमेशा एक डायनेमिक एनवायरनमेंट में होती है। देखो, टीचिंग इज मोस्टली एंड मोस्टली डोमिनेटेड बाय कम्युनिकेशन। अगर मैं आपसे जब तक कम्युनिकेट नहीं करूंगी, जब तक मैं आपसे बात नहीं करूंगी, क्या मैं टीचिंग कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। अब कम्युनिकेशन खुद में ही इतना डायनामिक है कि योर कम्युनिकेशन हमेशा उसे डायनामिक होना पड़ता है। डायनामिक, डायनामिक टर्म का क्या मतलब है? डायनामिक से क्या समझते हो? जो चेंज हो टाइम के साथ, प्लेस के साथ। सो टीचिंग इज ऑलवेज अ काइंड ऑफ थिंग which will change according to time and place. When you were in nursery, your teacher will deal you according to a different way. When you were in like your secondary or senior secondary, you were like treated in a different way, and present in this class you are treated in quite different way. So teaching time और place के साथ बदलती है, 100% बदलती है, ऐसा नहीं है नहीं बदलेगी। उसके अलावा देखो, अगर मैं आज से 30 ईयर बिफोर की बात करूं, जो हमारे प्रोफेसर है जो हमें पढ़ा रहे हैं, अगर हम बात करें तो हो सकता है दे आर नॉट मोर कंफर्टेबल इन रिसेंट टेक्नोलॉजी, वो जूम से ज्यादा अवेयर ना हो, वो लैपटॉप चलाने से ज्यादा अवेयर ना हो, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट जनरेशन तो है ना, लेकिन क्यों नहीं है वो? अगर आप किसी 100% लाइक इन्वॉल्व टीचर को देखोगे, तो चाहे वो 50 एज में है चाहे वो 60 एज में है, अगर टीचिंग उनका पैशन है तो उन्हें ये सब चीजें बहुत अच्छे से आती होंगी। लेकिन अगर एक ऐसा टीचर है जिसे ये है कि ठीक है, ओके फाइन, गवर्नमेंट जॉब तो मिल गई, अब मुझे क्यों सीखना है, तो स्टेगनेंट हो गए हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे जब भी आप टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, जस्ट कीप अ थिंग इन योर माइंड दैट यू हैव टू थिंक ओनली एंड ओनली, कैसे सोचना है आपको? आइडियली। जब भी आप टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, इन दो के क्वेश्चन करोगे, अभी तो हम टीचिंग ही पढ़ रहे हैं, यू मस्ट हैव टू थिंक इन आइडियल कंडीशन। जो प्रैक्टिकली होता है वो तो बहुत अलग है, आइडियल कंडीशंस में चीजें जैसी हैं हमें वैसा जवाब देना है। सो क्या कहोगे कि टीचिंग हमेशा डायनेमिक एनवायरनमेंट में होती है, डायनेमिक होती है। अब इसका पहला मतलब तो ये है कि ये हमेशा क्या होगी, टाइम के साथ और आपके प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज होगी। उसके बाद इसमें ये आएगा कि देयर आर ऑलवेज 3 वेरिएबल इन टीचिंग, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड इंटरवेनिंग। अब इसका क्या मतलब है इंडिपेंडेंट वेरिएबल? थोड़ी देर पहले भी मैंने ये बात कही थी कि टीचिंग में आपके डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं। ध्यान से सुनो, जिस स्टूडेंट को ये कंसेप्ट नहीं पता, यहाँ से टीचिंग से क्वेश्चन आए या रिसर्च से क्वेश्चन आए, वेरिएबल पे क्वेश्चन आता ही आता है। वेरिएबल्स, so here I am talking about 3 variables. First is independent, third is dependent, and between these 2 variables there is one more variable intervening. अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो डिपेंड नहीं कर रहा, खुद से सोचो, देयर इज अ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यहाँ पे अभी हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं। टीचर पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। अब इसमें टीचर डिपेंड करेगा या स्टूडेंट डिपेंड करेगा? स्टूडेंट विल डिपेंड। जितना अच्छा उसको पढ़ाया जाएगा, कौन पढ़ाएगा? टीचर। देखो, सपोज करो अभी क्या है, अभी सपोज आई वांट टू लाइक टेल अ सिंपल कंसेप्ट टू यू, बट यू आर नॉट गेटिंग माई दैट कंसेप्ट। मैं आपको कुछ बताना चाह रही हूँ, कुछ समझाना चाह रही हूँ, बीइंग अ स्टूडेंट आपको समझ नहीं आएगा। व्हाट आई विल डू, आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कंसेप्ट इन अ डिफरेंट वे। ठीक है, मैं अपनी स्ट्रेटेजीज चेंज करूंगी। अभी हो सकता है सपोज मैं एक ज्योग्राफी का टॉपिक पढ़ा रही हूँ,
मैं ग्लोब से पढ़ा के समझाने की कोशिश करूं, मैं मैप की हेल्प से पढ़ाऊं, मैं स्लाइड की हेल्प से पढ़ाऊं, मैं लिख के पढ़ाऊं, बोल के पढ़ाऊं, एक बात को अलग अलग तरीके से बताऊं, आई विल ट्राई कि आपको वो बात समझ आए। ठीक है। So being a teacher, being an independent variable, what you can do, you can vary. Vary what? ये नहीं है कि टीचर को ही वैरी करना है, मतलब टीचर को नहीं बदलना, टीचर को अपने तरीके बदलने हैं, जिस तरीके से समझ आ रहा है वो तरीका यूज करना है। ठीक है। जैसे जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगी तो मैं 100% स्लाइड की हेल्प से थोड़ी पढ़ाऊंगी। सपोज मैं आपको एक न्यूमेरिकल पोर्शन करा रही हूँ, अभी मैंने आपके सामने प्रेजेंटेशन खोल रखी है, मैं इस प्रेजेंटेशन से पढ़ा रही हूँ, बट व्हेन आई विल टॉक अबाउट न्यूमेरिकल सेशन तो मुझे प्रेजेंटेशन की क्या नीड है, मुझे जस्ट क्वेश्चन चाहिए, आगे मैं खुद से करवा दूंगी आपको। तो वो क्या है, मैंने अपना तरीका चेंज किया। तो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो रहेगा जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, इंडिपेंडेंट, नॉट डिपेंडेंट। वो कौन है, टीचर है। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, जो टीचर पे डिपेंड कर रहा है, स्टूडेंट्स। टीचर्स जितने अच्छे से पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट्स उतने अच्छे से सीख रहे हैं, तो ये स्टूडेंट्स आर ऑलवेज डिपेंडेंट वेरिएबल। और इन दोनों के बीच में आता है इंटरवेनिंग वेरिएबल, जो टीचर को स्टूडेंट्स को पढ़ाने में हेल्प करते हैं, जैसे कि एट प्रेजेंट माय स्लाइड्स, वैक्यूम ऑन विच आई एम राइटिंग एंड यू कैन सी, देन माय लैपटॉप, आवर सिलेबस। These all things are intervening variable which are in intermediate thing between डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अभी हम इंटरनेट की हेल्प से पढ़ रहे हैं, तो इंटरवेनिंग में ऑब्वियसली आपका लैपटॉप, आपका इंटरनेट, अगर आपकी इंटरनेट फैसिलिटी अच्छी नहीं है तो नहीं पढ़ पाओगे, जूम, ये सब क्या है, ये सब इंटरवेनिंग वेरिएबल्स हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती ही रहती है। इसके अलावा और भी वेरिएबल्स होते हैं जो हम रिसर्च में डिस्कस करते हैं। टीचिंग में बेसिकली हम यही 3 वेरिएबल की बात करते हैं, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड इंटरवेनिंग। ठीक है। Independent variable, teacher are in a position to manipulate the behavior of student and hence teacher are independent variable. Then student depend on teacher and intervening variable में teaching method, teaching instruction facility, motivational techniques, these all are intervening variable and many 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 more. ये नहीं है कि यही सब एग्जाम्पल है, और भी जो भी सब चीजें हैं वो सब आपका क्या है, वो सब इंटरवेनिंग वेरिएबल है। यस। सो ये क्लियर है कि टीचिंग हमेशा डायनामिक है, टीचिंग हमेशा डायनामिक एनवायरनमेंट में होती है। अगर मैं इसका बेसिक मतलब आपको बताना चाहूँ तो मैं ये कहूंगी कि टीचिंग ऐसी स्टेगनेंट नहीं है, टीचिंग स्टेबल नहीं है। अगर आप एक टीचर हो, सपोज अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, जो मैंने लास्ट बैच में पढ़ाया उसके कंपैरेटिवली कुछ चेंजेस किए हैं मैंने। ठीक है। हम हमेशा एक पैटर्न में कुछ चेंज करते हैं, स्टेगनेंट नहीं रहते। इसे ही आप बेसिकली डायनामिक एनवायरनमेंट बोलते हो, कि टीचर को चेंज होना पड़ता है टाइम एंड प्लेस के अकॉर्डिंग। एक टीचर जो सपोज करो 2012 में जेआरएफ के लिए पढ़ा रहा था, अगर 2023 में भी वो सेम चीजें पढ़ाए तो सारे स्टूडेंट्स फेल हो जाएंगे। ठीक है। या मैं ये कहूँ जो 2018 में पढ़ाया जा रहा था, चलो 12 तो बहुत पीछे चले गए, 18 में जो पढ़ाया जा रहा था वो भी सब सेम नहीं है, बहुत कुछ बदल गया है। सो टीचिंग हमेशा एक डायनेमिक एनवायरनमेंट में होती है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग इज दैट इट इज क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन, लर्निंग, इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग। ये जो टर्म है एजुकेशन, लर्निंग, इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग, ये चारों टीचिंग से क्लोजली रिलेटेड है, लेकिन सिनोनिम नहीं है। अगर आप कहो कि टीचिंग, एजुकेशन, लर्निंग, इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग हम एक दूसरे के लिए यूज कर सकते हैं, आई विल से नेवर। बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, हाँ आपस में रिलेट कर रही हैं। अब बेसिकली क्या डिफरेंस है, एजुकेशन, पहला टर्म है एजुकेशन। एजुकेशन से क्या समझते हो, या सेम है? देखो, टीचिंग इज अ टूल टू एजुकेट एनी पर्सन।
टीचिंग की हेल्प से हम सब, मतलब देखो, हम सब ने किसी ना किसी से सीखा है और हम एजुकेट हुए हैं। तो टीचिंग की हेल्प से एक बच्चा क्या करता है, लाइफ में एजुकेट होता है। तो अगर मैं कहूँ टीचिंग एंड एजुकेशन इज सिमिलर, नो, क्लोजली रिलेट है। जब टीचिंग होगी, लर्निंग होगी, उसके बाद ही हम एजुकेट होंगे। देन लर्निंग, लर्निंग भी बिल्कुल अलग है। टीचिंग टीचर करेंगे, लर्निंग स्टूडेंट करेंगे। लर्निंग के बिना टीचिंग कंप्लीट नहीं है, बट लर्निंग इज ऑलवेज डन बाय लर्नर्स एंड सपोर्टेड बाय टीचर्स। इंस्ट्रक्शंस, अब ये जो टर्म आई इंस्ट्रक्शन, कई बार हमें लगता है कि सेम है इंस्ट्रक्शन और टीचिंग। नहीं, इंस्ट्रक्शन क्या है, इट इज जस्ट डिलीवरी ऑफ कंटेंट। whenever a teacher will just deliver any content, suppose अभी मैं आपको ये एक घंटा जो आज हमने पढ़ा, हो सकता है ये सिर्फ मैं आपको एक घंटा पूरा बेसिकली की टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, ठीक है, कि यार ये भी छोड़ो, मैं आपको जस्ट अपना सिलेबस जो हमने सुबह स्टार्टिंग में 5 मिनट में डिस्कस कर लिया कि देयर आर 10 यूनिट्स, इसमें ये है, वो हम उसको डिस्कस करने के लिए हम पूरा एक घंटा भी लगा सकते थे। तो वो क्या होता, वो जस्ट मैं आपको इंस्ट्रक्ट कर रही हूँ, मैं आपको कंटेंट को डिलीवर कर रही हूँ, पढ़ा नहीं रही। अगर मैं आपको जस्ट ये बता रही हूँ कि हमारे पास 10 यूनिट हैं, पहला यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड है, मैं सिलेबस खोल के बताऊं, टीचिंग एप्टीट्यूड में बेसिक डेफिनेशन है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, देन आपका पेडागोजिकल अप्रोच है, एंट्रागोजिकल अप्रोच है, ये सब है, ये सब है, ये सब है। तो वो क्या है, दैट इज जस्ट इंस्ट्रक्टिंग यूर, ठीक है, आई एम नॉट टीचिंग देयर, आई एम जस्ट गिविंग यू इंस्ट्रक्शन। सो इट इज related to teaching but it is not teaching. Then training, जब भी आप बात करोगे ट्रेनिंग की, तो यहाँ पे आप क्या कहोगे, it is related to technical skills। जब भी आप टेक्निकल स्किल्स प्रोवाइड कराने की बात कर रहे हो अपने स्टूडेंट्स में, कुछ जॉब रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक स्किल्स दे रहे हो, तो आप उन्हें ट्रेंड कर रहे हो। लेकिन जब आप बेसिक एप्लीकेशन, बेसिक फैक्ट को बता रहे हो, सो टीचिंग इज जस्ट थ्योरेटिकल एंड ट्रेनिंग इज प्रैक्टिकल। सो दिस इज बेसिक डिफरेंस। तो ये बात याद रखना, टीचिंग, एजुकेटिंग, लर्निंग, इंस्ट्रक्टिंग एंड ट्रेनिंग, they are closely related but they are not synonym. Teaching is basically a method to influence the learning process, ठीक है, टीचिंग एक ऐसा मेथड है जिससे आप स्टूडेंट की लर्निंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। कुछ भी, नथिंग इज एज्यूम्ड टू बी टॉट अनलेस इट इज लर्न्ड बाय द स्टूडेंट। मैंने एक घंटा पढ़ाया, आपको नहीं समझ आया, तो उसको पढ़ाना कहा ही नहीं जाएगा, ठीक है। Thus teaching and learning go hand in hand. Teaching is main tool to educate a person. Education is self learning. एजुकेशन आपकी सेल्फ लर्निंग हो सकती है। एजुकेट करना, आप क्या कहोगे, जो नॉलेज, जो स्किल, जो हैबिट्स आपको अपनी लाइक घर से, अपनी पहली जनरेशन से, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक गई, वो है एजुकेट। देन इट इज ऑटोडायडेक्टिज्म। ये जो टर्म है ऑटोडायडेक्टिज्म, इसका क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोडायडेक्टिज्म? बताओ, टाइप करो। देखो, ऐसे टर्म्स आते हैं एग्जाम में, ये नहीं कहूंगी कि ऐसे टर्म नहीं आते। जैसे अभी हमने बात किया था इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी क्या है, कोग्निटिव बिहेवियर क्या है, ये सब टर्म आते हैं। तो ऑटोडायडेक्टिज्म क्या है? whenever you will talk about auto means खुद से करना ना। सो ऑटोडायडेक्टिज्म एक ऐसी टर्म है, एक ऐसी प्रोसेस है, प्रोसेस और प्रैक्टिस ऑफ लर्निंग अ सब्जेक्ट विदाउट अ टीचर। जब आप बिना टीचर के कुछ पढ़ रहे हो, तो वो है ऑटोडायडेक्टिज्म, मतलब खुद से सीखना। प्रोसेस और प्रैक्टिस ऑफ लर्निंग अ सब्जेक्ट विदाउट अ टीचर, और यू कैन से इट्स सेल्फ एजुकेशन। हाँ जी, याद रहेगा ऑटोडायडेक्टिज्म टर्म। देन लर्निंग, लर्निंग इज अ परमानेंट चेंज। आपने जब सीख लिया, मेच्योर हो गए, तो लर्निंग हो गई। इंस्ट्रक्शन जस्ट कंटेंट टीचर ने डिलीवर कर दिया, पार्ट है टीचिंग का। ट्रेनिंग आपकी एक्विजिशन ऑफ लाइक स्किल्स, एक्विजिशन ऑफ जॉब ओरिएंटेड या प्रैक्टिकल स्किल और एप्लीकेशन पार्ट। दिस इज बेसिकली योर
ट्रेनिंग। तो ये सब क्लोजली रिलेटेड है लेकिन सिमिलर नहीं है। तो आज यहीं पे फिनिश करते हैं, ठीक है। अब